शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पिंक पेट्रोलिंग सर्विस की शुरुआत की भी हो रही है। स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों की ये टोली स्पेशल मिशन के लिए तैयार हो चुकी है। इन स्कूटी पर लगे खास रंग के गुब्बारे और महिला पुलिस कर्मियों के सर पर मौजूद हेलमेट इनके मिशन की पहचान को जाहिर करते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं, जहां पिंक पेट्रोलिंग सर्विस की शुरुआत की गई। इसका मकसद महिलाओं, बच्चों, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। पिंक पेट्रोलिंग के तहत महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिले के संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगी, ताकि एक सुरक्षित माहौल का एहसास हो सके। पिंक पेट्रोलिंग टीम ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं ना हो, और अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना में पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जहां स्कूल, कॉलेज और छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है, वहां विशेष रूप से स्कूल लगने और छुट्टी के समय पिंक पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा उन जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायतें मिलती हैं। इस विशेष अभियान से सभी महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को जोड़ा गया है, ताकि छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई से दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों की टोली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अब पिंक पेट्रोलिंग की ड्यूटी को निभाने में जुट गई है। बिहार के गया में एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक जिस मिशन को अंजाम दिया, उसको लेकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब इस टीम की जय जयकार करते नजर आए। गया के गुरपा थाना क्षेत्र के रंगू नगर में 3 साल का एक मासूम बोरवेल में जा गिरा था। इसकी जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर बच्चे को बोरवेल से निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ की टीम करीब 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत में जुटी रही और आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला। एनडीआरएफ की कुशल कार्रवाई को देखकर मौके पर मौजूद हर चेहरा खुशी के साथ चहक रहा था और सब इस टीम की तारीफ करते नजर आए। स्वास्थ्य जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने बोरवेल से निकाले गए बच्चे को स्वस्थ करार दिया। ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी के भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हैं। जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच में सुबह के समय लाखों भक्तों ने एक बार फिर से बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों को खींचना शुरू किया। अंधेरा होने के चलते बृहस्पतिवार को रथ खींचने की प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसके बाद देवता रात भर रथों पर रहे और शुक्रवार सुबह एक बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भक्त रथों को खींचकर गुंडिचा मंदिर की तरफ बढ़ चले। दूसरे दिन लाखों भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ रथ खींचकर ये यात्रा पूरी की और भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचे। अब तीनों गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे और 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से मुख्य मंदिर लौटेंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मणी मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार आस्था है। आषाढ़ी यात्रा के दौरान इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इस दौरान श्रद्धालु नगद दान के साथ साथ सोना चांदी और कीमती भेंट भी चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में एक श्रद्धालु ने यहाँ सोने की पादुका अर्पित की। 446 ग्राम सोने से बनी इस पादुका की अनुमानित कीमत 56,59,000 रुपए है। सोने की पादुका भेंट करने वाले श्रद्धालु ने मंदिर प्रशासन से अपना नाम गुप्त रखने का निवेदन किया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हिमालय में स्थित फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खुलने के मौके की हैं। चमोली जनपद की सुरमय वादियों में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा पुरुष और महिला पुजारी ने निभाई, जिसके बाद यहां दर्शन शुरू हुए। स्थानीय मान्यता के अनुसार फ्यूला शब्द का संबंध फूलों से माना जाता है। प्राचीन समय में ये इलाका रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरा रहता था, इसलिए भगवान विष्णु के इस धाम को फ्यूला नारायण कहा जाने लगा। प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी इस इलाके में फूल चुनने आई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पुष्पमाला अर्पित कर उनका श्रृंगार किया था, जिसके चलते आज भी महिला पुजारी भगवान का श्रृंगार करने की परंपरा निभाती हैं। फ्यूला नारायण को उर्गम घाटी का आराध्य देव भी माना जाता है। इस मंदिर के कपाट हर साल श्रावण संक्रांति पर खुलते हैं और नंदा अष्टमी के बाद नवमी तिथि को शीतकाल के लिए बंद होते हैं। बात करते हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। भारत की ये ट्रेन 10 डिब्बों की होगी और इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर पाएंगे। हालांकि जर्मनी ऐसी ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश है, लेकिन
वहां ऐसी ट्रेनों में सिर्फ 2 से 4 डिब्बे होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये ट्रेन हिंदुस्तान की पहली ट्रेन है जो कि जींद से शुरू हो गई। आने वाला समय में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन HCS का एग्जाम होगा, IAS का एग्जाम होगा, भाई हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में सबसे पहले कहाँ चली? तो जींद में चली। हाइड्रोजन ट्रेन हमारे जींद जैसे शहर से चली है और इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में आने ही वाला है। जैसे ही मोदी जी ने झंडी लहराई है और वैसे ही हमारा नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन को जैसे ही हरी झंडी दिखाई तो फूलों और गुब्बारों से सजी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ चली। ये ट्रेन बगैर डीजल और बिना बिजली के सिर्फ पानी और हवा की मदद से दौड़ेगी। लिहाजा भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया जहां रेल ग्रीन एनर्जी से फ्यूचर की दिशा तय कर रही है। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें निकलती हैं। अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है। भारत उन 5 देशों में अब शुमार हो चुका है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और आपको बता दें कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन भारत की अपनी टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित ये ट्रेन है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की नई रफ्तार का ऐलान है। पटरियों पर दौड़ती ये रेल भविष्य की सोच से चल रही है। फूलों से सजा जींद स्टेशन एक नई शुरुआत का गवाह बना। हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया। आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे हैं बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात। ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत भर नहीं बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का बड़ा माइलस्टोन है। हाइड्रोजन ट्रेन्स डीजल ट्रेनों के मुकाबले कहीं ज्यादा इको फ्रेंडली हैं। क्या कहेंगे आप इस ट्रेन के बारे में? आप बैठे हैं। हाँ जी, मैं इस ट्रेन को लेके बहुत उत्साहित हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ कि भाई ये हाइड्रोजन ट्रेन हमारे जींद जैसे शहर से चली है। जींद के ये सौभाग्य है कि यहाँ से ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है जो बिना पोल्यूशन के सिर्फ हाइड्रोजन से ही चलेगी, लेकिन पोल्यूशन जीरो। क्या नाम हुआ बेटा आपका? पालकी। पायल, कैसा फील कर रहे हैं? पालकी, कैसा फील कर रहे हैं आप? इट इज रियली वेरी प्राउड मूवमेंट कि हमारे इस जींद डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस हाइड्रोजन ट्रेन में, जिससे जो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। क्या नाम हो मैम आपका? रघुवीर कौर। क्या कहेंगे आप इस ट्रेन में आज ट्रैवल करने जा रहे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है। पारंपरिक डीजल इंजन्स की तरह ये ट्रेन न तो काला धुआं छोड़ती है और न ही इससे पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की तरह ऊपर भारी भरकम तारों का जाल बिछाने की जरूरत होती है। ये ट्रेन अपने भीतर ही बिजली पैदा करती है और इसके साइलेंसर से धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप बाहर निकलती है, जिससे पर्यावरण को 0% नुकसान पहुंचता है। जहाँ पे हम बात करें कि जो ग्रीन सेल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इसमें वेपर्स निकलेंगे और इसी वजह से इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। और इसका जो किराया है आपको बता दें 5 से 25 रुपए है, तो यानी बहुत ही किफायती। अगर हम बात करें कि लोगों को इससे काफी फायदा भी होगा। पिछले 173 साल में रेल नेटवर्क में अब तक कई बदलाव आ चुके हैं। स्टीम से डीजल, फिर इलेक्ट्रिक और अब इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन पावर्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अपनी लाइफ में लोकोमोटिव मतलब कोयले से चलने वाले इंजन में भी सफर किया है। हम गांव में रहते थे तो वहां से जींद आना होता था हमारा, तो सन 60-61 का याद है मुझे।
तो ब्रेटा से बैठते थे तो कोयले का इंजन होता था, लकड़ी के डिब्बे वो होती थी, सीट होती थी, बड़े तंग होके आते थे और जो 2 घंटे का सफर होता था 5 घंटे में 6 घंटे लग जाते थे। उसके बाद हमने डीजल इंजन में सफर किया, उसके बाद बिजली के इंजन में सफर किया। आज हम हाइड्रोजन ट्रेन जो कि पॉल्यूशन मुक्त है, इसमें पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, बिना फ्यूल के चल रही है, सिर्फ पानी से ही हाइड्रोजन बनाकर उससे ये चलेगी। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है भी ये ट्रेन हिंदुस्तान की पहली ट्रेन है जो कि जींद से शुरू हो गई है, तो हमारे शहर के लिए, हमारे हरियाणा के लिए गौरव की बात है। ऐसे में इस ट्रेन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इसी कड़ी में ये सवाल भी कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की हाइड्रोजन ट्रेन कितनी जुदा है। ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। जींद से सोनीपत के बीच एक तरफ की दूरी करीब 89 किलोमीटर है, जिसे ये ट्रेन करीब 2 घंटे में तय करेगी। इस दौरान ये 12 स्टेशन पर रुकेगी। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भापेगा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खांडराई, गोहाना, राबड़ा, लाठ, मोहाना और बरवासिनी स्टेशन पर रुकेगी। ये ट्रेन 10 डिब्बों की है और इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर पाएंगे। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेल कार हैं, 2 इंजन हैं और ये जो इंजन है वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार। पंजाब के जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में 5470 करोड़ रुपए की रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य संपर्क यानी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही यात्रियों की सुविधाओं में सुधार कर क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार देना है। ये सेवाएं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बीच संपर्क को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने अमृतसर वाराणसी के बीच चलने वाली संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे 2 प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। अमरनाथ यात्रा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 4640 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था रवाना हुआ। इन सब के बीच तीर्थ के पुजारी यात्रा के आध्यात्मिक महत्व और भक्तों के अनुभव किए जाने वाले दिव्य जुड़ाव के बारे में बताते हुए भी नजर आए। यूपी के प्रयागराज में यमुना के तट पर स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में श्रावण मास के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। मंदिर परिसर में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर पवित्र साधना का स्थल है। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भक्ति भाव से प्रवेश करें। महिलाएं और युवतियां छोटे और भड़कीले कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। वो शालीन कपड़ों में पूरा शरीर ढककर मंदिर में आए। पुरुषों से भी शालीन कपड़ों में ही मंदिर में आने के लिए कहा गया है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में भारतीय परिधान में ही श्रद्धालु मंदिर में रुद्राभिषेक कर पाएंगे। महिलाओं के लिए साड़ी या सूट और पुरुषों के लिए धोती पहनना अनिवार्य होगा। और न्यूज़ पथ के सफर में अब बात करेंगे मौसम की, जिसको लेकर अच्छी खबर सामने आई है। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बादलों के बरसने के आसार हैं। जगह जगह बादलों ने डेरा जमा लिया है। दिल्ली में भी मौसम में बदलाव का अनुमान है और यहाँ भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। पहाड़ों में भी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम के बदले मिजाज के बारे में जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
देश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है और गुड न्यूज ये है कि देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से यूपी, बिहार समेत पूर्वोत्तर में बारिश देखने को मिल रही है। इन जगहों पर अगले 7 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। ऑल इंडिया वेदर अपडेट्स के मुताबिक भूमध्य रेखा के पास भी एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के साथ ही इस सिस्टम के एक्टिव होने से 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर और मध्य भारत में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 22 जुलाई के बीच उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मॉनसूनी ट्रफ लाइन के हिमालय की तराई की ओर खिसक जाने से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में पिछले कुछ दिनों से बारिश थम गई थी। इसके चलते उमस और गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब नए मौसमी तंत्र के असर से बारिश का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 17 से 19 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 20 जुलाई से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान जताया गया है। 20 से 22 जुलाई के दौरान इन जगहों पर कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में मौसम अचानक सुहाना हो गया। तेज कड़कती धूप ने अचानक करवट ली और दिल्ली के आसमान पर बादल छा गए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई और अब मौसम विभाग ने राहत देने वाली बातें भी कही हैं। उनका ये कहना है कि अगले 2 दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं चलेंगी हल्की, लेकिन 20 और 21 तारीख तक और 22 तारीख तक भी हो सकता है कि झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। यानी चौमासे में पावस आराम से झरेगा। लिहाजा बस अब तैयार हो जाइए। अगले 3-4 दिन 33 से 38 डिग्री तक तापमान रहेगा और जाहिर है कि जब बारिश होती है तो तापमान गिरता है और तापमान गिरने के साथ ही यहाँ सुहानी अगर हवा चलती रहे तो लोगों को बारिश से उतनी दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन जब हवा नहीं चलती है उस समय उमस ज़्यादा सताती है। मौसम विभाग ने कहा है अगले कुछ दिन या अगला पूरा हफ्ता राहत भरा होगा। पहाड़ी राज्यों में और ज्यादा जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 18 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है और 23 जुलाई तक राज्य में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। मानसून एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा और जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में 18 जुलाई से मिलना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश का जो दौर है 18 जुलाई से लेकर के लगभग 23 जुलाई तक प्रदेश के सारे जिलों में हमें देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो साथ ही मानसून एक्टिव होने के बाद जो है भारी बारिश का दौर भी एक बार प्रदेश में फिर से हमें 18 जुलाई से देखने को मिलेगा और ये भारी बारिश का दौर जो है लगातार मिड हिल्स में और उससे लगे हुए मैदानी इलाकों में हमें देखने को मिलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहाँ बारिश को लेकर अलर्ट भी है। मुख्यतः अगर हम बात करें तो 18 और 19 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट हमने जारी किया हुआ है और वहीं पे 20 और 21 जुलाई को भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी हमें कुछ एक जिलों में देखने को मिलेगी। ऑरेंज अलर्ट हमने 20 और 21 जुलाई के लिए, जबकि येलो अलर्ट 18 और 19 जुलाई के लिए प्रदेश के कई जिलों के लिए हमने जारी किया हुआ है। मुख्य रूप से जो है ये जो मानसून एक्टिव होने वाला है 18 से 23 जुलाई के बीच में, इसका सबसे अधिक जो असर है वो हमें कांगड़ा जिला, चंबा जिला, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर के साथ साथ बिलासपुर जैसे ज़िलों में सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और साथ ही जो अन्य ज़िले हैं, चाहे वो किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो, सोलन जिला हो, इन जिलों में भी हमें काफ़ी अच्छी बारिश इस पीरियड में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, मड स्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियों का खतरा बढ़ सकता है और इसके चलते ही मौसम विभाग ने एक विशेष एडवाइजरी भी जारी की है और स्थानीय लोगों साथ ही पर्यटकों को 18 से 23 जुलाई के दरमियान नदी नालों से पूरी तरह दूरी बनाए रखने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी 18 जुलाई से भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड में 22 जुलाई तक अच्छी खासी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसी दौरान इन पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का भी अनुमान है।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 24 घंटों के बाद अब एक बार मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा और मध्यवर्ती और जो निचले इलाके हैं उनमें से बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि सोलन, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर के कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी और इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जो है वो यहां पर जारी किया गया है। वहीं जो निचले इलाके हैं, अब भारी बारिश अगर यहां पर होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड या बाढ़ जैसी परिस्थितियां जरूर यहां पर हो सकती हैं। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है और इस बाबत एक एडवाइजरी जारी की गई है। इन सब के अलावा देश के और हिस्सों में भी या तो बारिश हो रही है या फिर बादलों के बरसने के आसार बने हुए हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूटना चाहे, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। शुक्रवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सुस्त कारोबार के बाद सेंसेक्स 964 अंक की बढ़त के साथ 78,151.45 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 261 अंक चढ़कर 24,334.30 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती से बाजार का मूड बेहतर हुआ है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में सोने की कीमत 800 रुपए घटकर 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत भी 2,000 रुपए गिरकर 2,22,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संभावित दखल की वजह से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 96.28 पर बंद हुआ। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ऑयल की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी तीसरी भाषा पर सुप्रीम चिंता की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 9वीं कक्षा के सिलेबस में 3 भाषा की पढ़ाई शामिल किए जाने की सीबीएसई की पॉलिसी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर छोटी क्लास से पॉलिसी शुरू की जाती तो बच्चों के लिए ज्यादा आसानी होती। कोर्ट ने कहा कि वो 9वीं क्लास में वैसे ही बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ होता है जिसकी वजह से उनमें तनाव रहता है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से कहा है कि 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 भाषाओं के फॉर्मूले को चुनौती दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने केंद्र पर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी थोपने का आरोप लगाया। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी भाषा हिंदी के बजाय संस्कृत भी हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने तीसरी भाषा के नियम पर सहमति तो जताई है, लेकिन 9वीं क्लास से लागू करने पर चिंता भी जताई है। 9वीं के बजाय 5वीं 6ठी कक्षा से इसे लागू करने की सलाह दी है ताकि छात्र इसे आसानी से सीख और समझ सके। सीबीएसई ने इसी साल से 9वीं में 3 भाषाओं का पैटर्न लागू किया है, जिसमें भाषा का मूल्यांकन होगा और अंक भी मिलेंगे। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि तमिलनाडु सरकार लंबे समय से राज्य में जवाहर नवोदय स्कूलों की स्थापना का विरोध करती रही है। उसका कहना है कि इन स्कूलों में लागू 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर उसे आपत्ति है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में कुछ छात्रों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के त्रिभाषा फार्मूले यानी 9वीं क्लास में 3 भाषाएं पढ़ाए जाने की प्रक्रिया पर चिंता जताई है। जस्टिस नागरत्ना की कोर्ट ने यह साफ कहा कि जिस तरह से 9वीं कक्षा में 3 भाषा फार्मूले को नीति को लागू किया जा रहा है, इससे उन्हें चिंता इसलिए है क्योंकि इससे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर ज्यादा भार पड़ जाता है। अगर सरकार 3 भाषा सिखाना चाहती है छात्रों को, तो ऐसा 5वीं या 6ठी क्लास में से इसमें सिखाया जा सकता है, क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चे भाषा भी सीख जाएंगे और उन्हें बोर्ड की परीक्षा के समय किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। किस मुद्दे पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये टिप्पणी की? दरअसल तमिलनाडु सरकार ने
मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने राज्य में जगह जगह जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही है और उस जवाहर नवोदय विद्यालय में जो त्रिभाषा फार्मूला है उसको लेकर तमिलनाडु सरकार की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। उनका ये कहना है कि इसके जरिए सरकार और सीबीएसई छात्रों पर हिंदी थोप रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना ने इसका विश्लेषण अलग ढंग से किया। उन्होंने कहा कि जब कोई भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है, त्रिभाषा फार्मूला क्या है ये भी 2 लाइन में समझा देते हैं। त्रिभाषा फार्मूला ये है कि सीबीएसई ये कहता है कि 9वीं कक्षा में 3 भाषाएं सीखनी पड़ेंगी छात्रों को, जिसमें एक स्थानीय भाषा होगी, यानी वो भाषा मातृभाषा की तरह क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा होगी और तीसरी कोई भारतीय भाषा होनी चाहिए। तो इस पर यह कहा गया कि त्रिभाषा के रूप में केंद्र सरकार और सीबीएसई के जरिए हिंदी थोप रही है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि तीसरी भाषा तो संस्कृत भी हो सकती है, तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत है। तो ये इन तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता भी जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें उन्हें किसी तरह की कोई खामी नहीं लग रही। इसको अगर अलग सही पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात है जो 6th क्लास से कर देना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं, 9th 10th में चले जाते हैं, उसमें हमारा काफ़ी सिलेबस होता है, काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते, कोई तो फेल भी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 6th क्लास से अगर हम ये लागू कर देंगे तो सही रहेगा, बच्चे सीख भी जाएंगे और उनको दिमाग भी इतना वो होता है कि बच्चे सीख जाएंगे आराम से। 6th 7th 8th 9th 4 साल मैक्सिमम सीख जाएंगे वो लोग, इतना तो है ही। अगर हमें किसी और कंट्री में जाना है, अमेरिका हो, चाइना हो, किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें अगर उस कंट्री की लैंग्वेज आती होगी पहले से, तो हमें वहाँ सर्वाइवल करना बहुत आसान रहेगा। अगर हमारे नहीं आता या इंग्लिश ही नहीं आती, हमारी इंग्लिश वीक है, तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज में आगे जाके बहुत काम आती है, हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। एक लैंग्वेज एटलीस्ट हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे करियर हमें पता नहीं कब कहाँ क्या ले जाए, तो हमें स्टैंड लेके रहना चाहिए कि हम कब कहाँ जाने के लिए अवेलेबल रहे, और हमारे लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कुछ लैंग्वेज हाँ जी होने चाहिए। 6ठी क्लास से या उससे कम क्लासेस से भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे सीख पाते हैं। हम अगर बड़ी क्लासेस में एकदम से डाल देंगे तो बच्चे के ऊपर बोझ सा लगता है कि हाँ 3 लैंग्वेज हो गए, अब इसको याद करो या इसको बोलना सीखो। इस कारण भी बच्चे में डर होता है, वो नहीं सीख पाते, उनको बचपन से ही सिखाना चाहिए। इससे ये लाभ हुआ कि स्टूडेंट पे एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि 9th क्लास एक बहुत बड़ी क्लास हो जाती है जहाँ पर सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा दूसरी लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सरकार का एक अच्छा नियम है कि वो 6ठी क्लास से एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर दी, क्योंकि बच्चा और पार्टिसिपेट कर पाएगा और कुछ सीख पाएगा अलग। ये अच्छा हो, क्योंकि 9th से ना लागू करें, 6th से लागू किया जाएगा तो बच्चे उस पर ध्यान दे पाएंगे। 6th क्लास होना चाहिए, क्योंकि बच्चे शुरुआत से ज़्यादा सीखते हैं और उनको अगर शुरुआत से सिखाया जाए तो वो अच्छे सीख लेते हैं, फिर बड़े होकर उतना नहीं सीख पाते जितना वो पहले सीख पाते। और 3 लैंग्वेज सीखने से कितना फायदा होगा, करियर में कितना ग्रोथ होगा? ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही लैंग्वेज सीखोगे, बार बार एक ही चीज़ पढ़ोगे, तो हर जगह एक चीज़ नहीं पूछी जाती, हर जगह अलग अलग चीज़ें भी पूछी जाती। चलिए आइए रुक करते प्रगति मार्का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। बात अंतरिक्ष में लिखे जाने वाले भारत के नए अध्याय की। भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल करने की कगार पर है। पहली बार श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है। मिशन नागमन के तहत स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 रॉकेट कल यानी कि शनिवार को लॉन्च किया जाएगा। ये भारत के निजी स्पेस सेक्टर के ग्लोबल ऑर्बिटल लॉन्च मार्केट में कदम रखने का प्रतीक है। देखिए श्रीहरिकोटा से हमारी ये रिपोर्ट। ये भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बना ऑर्बिटल रॉकेट है, जो श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड पर उड़ान भरने के लिए तैयार है और देश के स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है।
2020 में जब भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला था, तब से अब तक इस फील्ड में काफ़ी विकास हो चुका है। 2022 में विक्रम एस जो पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट था उसे लॉन्च किया गया था, और अब विक्रम 1 जो ऑर्बिट में जाने वाला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला रॉकेट है, ये स्पेस में जाने के लिए तैयार है। अगर हम पेलोड्स की बात करें तो ये भी बेहद ख़ास है। यहाँ भारत के साथ साथ जर्मनी की कंपनी का पेलोड भी इस रॉकेट में जा रहा है, और सेपरेशन के बाद ये डेटा कलेक्ट करेगा। इसरो की अगुवाई में स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 अपने पहले ऑर्बिटल मिशन के लिए तैयार है और 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और अगर मिशन कामयाब रहा तो पहली दफा किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का बनाया रॉकेट सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाएगा, और इस मिशन का नाम आगमन रखा गया है। श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काई रूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विक्रम 1 को यहाँ लॉन्च पैड पर रखा गया है, और ये 7 माले का एक रॉकेट है जो 350 किलोग्राम का पेलोड लेकर मिशन आगमन के तौर पर जाएगा। आगमन यानी कि किस तरह से स्पेस इंडस्ट्री आ रही है और प्राइवेट सेक्टर के लिए संभावनाएं खुल रही हैं, ये इसको दर्शाता है। खास बात यह है कि 450 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पर विक्रम 1 पहुंचेगा, और ये पहली बार होगी कि जब कोई गैर सरकारी कंपनी यहाँ पर एक ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च कर रही है। यानी संभावनाओं के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर ये एक बेहद बड़ी पहल है, और 2020 के बाद जो शुरुआत सरकार के द्वारा की गई, ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पूरी तरह से कमर्शियल मिशन के उलट ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसे उड़ान भरने के हर चरण में जरूरी डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेगुलर कमर्शियल लॉन्च शुरू करने से पहले मिशन इंजीनियर प्रोपल्शन, स्टेज सेपरेशन, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम और पूरे व्हीकल की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे। मिशन आगमन का सबसे अहम मकसद लिफ्ट ऑफ से लेकर ऑर्बिट तक असली उड़ान डेटा हासिल करना है। In India, we have good space access solution capacity already developed by ISRO, but the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world. हैदराबाद के इंजीनियर्स की एक युवा टीम ने इसे बनाया है। ये लॉन्च व्हीकल 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है, जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। ये पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है, और ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। रॉकेट में 3 स्टेज वाले सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिक्विड फ्यूल वाला ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है, और इसमें कई टेस्ट पेलोड भी ले जाए जा रहे हैं। नवंबर 2025 में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था, जो अब उड़ान के लिए तैयार है। So I think it's a very big milestone where a private company has designed a rocket, orbital grade rocket, brought it to the launch pad, is ready for liftoff, and going to launch to orbit. I think it's globally very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India, and also for globally as well, because the world requires more access to space. विक्रम 1 रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, और इस रॉकेट में कुछ हीरे भी रखे गए हैं, जो विक्रम साराभाई समेत उन सभी वैज्ञानिकों के लिए स्पेस में एक श्रद्धांजलि होगी जो वहां छोड़े जाएंगे। इस मिशन में देश और विदेश के ग्राहकों के पेलोड भी शामिल हैं।
इसमें हीरे भी हैं, जिसे भारत की तरफ से स्पेस को यानी अंतरिक्ष को एक ट्रिब्यूट माना जा रहा है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत से निजी कंपनी द्वारा बनाया गया ये रॉकेट स्पेस में जा रहा है श्रीहरिकोटा से। और ये एक श्रद्धांजलि भी है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सतीश धवन और तमाम उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने लगातार अपने अथक परिश्रम से भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर विक्रम 1 की बात की जाए तो कई महीनों की मेहनत यहाँ पे लगी। साइंटिस्ट की एक टीम, 1000 लोगों की टीम ने इसे बनाया है और आज ये स्पेस में जाने वाला प्राइवेटली बनाया गया पहला ऑर्बिटल रॉकेट बन चुका है। शनिवार 18 जुलाई को जैसे ही विक्रम 1 उड़ान भरेगा, भारत का प्राइवेट स्पेस उद्योग एक ऐसी सीमा पार कर लेगा जिसे उसने पहले कभी पार नहीं किया। अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और भविष्य में देश से ज्यादा कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकेंगे। लिहाजा इस लॉन्च पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। विक्रम 1 के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा। इंग्लैंड के खिलाफ उतरे विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में दर्ज हुए 4 रिकॉर्ड। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते खेल चक्कर का। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर उतरे विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 66 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। एक पारी से किंग कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा दिया और 4 नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कार्डिफ में खेली गई पारी के बाद विराट कोहली के नाम अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 14 बार 50+ स्कोर दर्ज है। विराट अब विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट 126 पारियों में 5519 रनों के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। विराट ने द्रविड़ और सचिन को पीछे छोड़कर बतौर भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड के सामने भारत की ओर से सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनके नाम अब 33 50 हो गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 32 हाफ सेंचुरी के साथ ही पहले स्थान पर हैं। इंडियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ओकुहारा ने उनको वॉकओवर दिया। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पीवी सिंधु दूसरी भारतीय शटलर बन गई हैं। इससे पहले 2011 में साइना नेहवाल ने जापान ओपन के सेमीफाइनल में एंट्री की थी। अब सिंधु फाइनल में चीन की चेन युफई से मैच खेलेंगी। फीफा वर्ल्ड कप इस बार इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि देगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन को इस बार टूर्नामेंट में करीब 5000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यही नहीं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को भी करीब 120 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ साथ चैंपियनशिप रिंग दी जाएगी। इस रिंग के एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनी होगी। और न्यूज़ पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।